आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ अंकित और आप जुड़ चुके हैं टॉपर स्ट्रेन के साथ एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जो बताएगा कि कैसे अफगानिस्तान की तुलना हम यूक्रेन से कर सकते हैं। या आप यूँ कह सकते हैं कि एक समय ऐसा था 2020 का, जब अमेरिका ने 20 वर्षों तक वहाँ पर जिस तरीके से नियंत्रण स्थापित करने के लिए अपने रिसोर्सेज को यूज किया, मैक्सिमम अपने पैसे को वहाँ पर खर्च किया। बट एक समय ऐसा आया जब उसको लगने लगा कि अब हमारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो सकती, और 2020 में कुछ अन्य कारणों से अमेरिका अफगानिस्तान को छोड़ के निकल लिया। अभी क्या जो यूक्रेन है, इसके उत्प्रेरक के रूप में आप अमेरिका को ले सकते हैं, लेते भी हैं। तो ऐसे में क्या ये उम्मीद की जा रही है, एक न्यूज आपको निकल के आई है जो बताएगी कि क्या अमेरिका के द्वारा जो जेलेस्की से कहा गया है कि पुनः नए संबंध स्थापित करो रूस के साथ, क्या वो अब जो रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा संघर्ष है उसमें शांति विराम के लिए आगे कोई ऐसा प्रस्ताव आ सकता है? क्या अमेरिका अब पूरा जब विश्व को बर्बाद करके फेंक दिया, इन्फ्लेशन की दर कहाँ जा रही है, गरीबी देख लो, ये सब इतनी समस्याएं जब उत्पन्न हो गई, उसके बाद बाइडेन महोदय को कुछ समझ में आया है? ये सब जानेंगे। बट उससे पहले आप एक बात जानो कि इंडियन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 महीने पहले जो जेलेस्की हैं यूक्रेन के प्रधानमंत्री, उनके साथ फोन पर वार्ता करते हुए यह कहा था कि आप जो है रूस के साथ बात करो, व्लादिमीर पुतिन के साथ बात करो और हमारी मध्यस्थता में बात करो, हम तुम्हारे संबंधों को अच्छा बना सकते हैं। क्योंकि जो इंडिया रहा है, जो मोदी जी रहे हैं, मोदी जी से आस है जो देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, वो उनका उद्देश्य सीधा सीधा क्या है कि हमारे संबंध जो है मॉस्को और कीव दोनों के साथ अच्छे बने रहें, या अच्छा बनाने का हमने प्रयास किया है और अच्छे रहे भी हैं। अब बात सिर्फ यहाँ मोदी तक सीमित नहीं है। आप देखो यूएन में बैठ के विश्व के अत्यधिक नेता इस बात को मानते हैं कि अगर जो रूस और यूक्रेन के बीच इतना बड़ा विवाद चल रहा है, अगर विश्व में कोई भी नेता इस समस्या को सुलझा सकता है, दोनों के बीच एक बैठक करा के जो भी समस्याएं हैं उनका निस्तारण निकाला जा सकता है, तो वो मात्र एक भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही हो सकते हैं। तो इन तारीफों के लायक हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अभी है क्या कि जो अमेरिका है उसके द्वारा यूक्रेन को चेतावनी दी गई। पहली बात, चेतावनी क्या है जानेंगे। उससे पहले आप ये जान लो कि रूस जो है वो सॉरी जो जयशंकर प्रसाद है, हमारे विदेश मंत्री हैं, वो इस समय रूस पहुंच चुके हैं। तो अब जो पिछले महीने की वार्ता थी, उस वार्ता में भी क्या आगे कुछ होने वाला है? क्या जयशंकर साहब जो हैं वो रूस के साथ रूस पहुंच के रूस के और यूक्रेन के बीच जो बिगड़ते संबंध हैं उनमें कोई नई जान डाल सकते हैं? क्या जिस तरीके से अफगानिस्तान बर्बाद हो गया, उसके बाद उसका पक्ष छोड़ा गया, आज उसकी स्थिति फिलहाल उस समय की अपेक्षा से बेहतर होती दिख रही है, क्या उसी तरीके सा कुछ यूक्रेन के साथ भी चल रहा है? अभी पहुंच चुके हैं जयशंकर साहब अफगानिस्तान में है, आपको पता, सॉरी रूस में पहुंच चुके हैं। रूस में इन्होंने जो यूक्रेन है उसकी तुलना भी की है अफगानिस्तान के साथ। उस तुलना का उद्देश्य क्या है? इनडायरेक्टली तुलना की है, डायरेक्टली तो नहीं बोले हैं। इनडायरेक्टली इनके कहने का भी मतलब वही है, जिस तरीके से 2020 में अमेरिका यहाँ पर बर्बाद करने के बाद इनको निकल गया था, उसी तरीके से अब उसने जो नई चेतावनी दी है, ये चेतावनी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। ज़्यादा महत्वपूर्ण होने का भी मतलब यही है कि अब अमेरिका क्या चाह रहा है, आखिर क्या तुम्हारी मंशा है? तुमने अफगानिस्तान को बर्बाद कर, देखो क्या है विश्व में कहीं भी देखो खून निकलता है, मीन्स गोली चलती है, तो उस गोली पे नाम किसका लिखा होता? या अमेरिका का लिखा होगा, नहीं तो चीन का लिखा होगा। नाम दो ही लिखे होते हैं। अभी क्या है, अमेरिका की राजनीति ही ऐसी रही है, जहां भी जिस देश का संबंध बनाए अच्छे, जिसके साथ सर पे कहते हैं हाथ रख दिया, उसको भस्मी कर दिया। अफगानिस्तान को देख लो, इससे पीछे जहां जहां भी जिसके साथ उनके संबंध रहे थे, उन सबके साथ उसने वही किया है। अभी आप देख रहे हो कि यूक्रेन का मुद्दा है, तो इस पर अब ये चेतावनी दे रहे हैं। मीन्स चेतावनी देने का मतलब ये है कि अब जो है, जो यूएस है, अमेरिका है, वो खुले रूप से तो नहीं कह रहा है, मतलब खुले रूप से कि एक मंच पे आके तो नहीं बोल रहे हैं कि जेलेस्की साहब ऐसा करो, अब आप जो है रशिया के साथ बैठ के बातचीत कर लो, समझौता कर लो। क्या हो गया? अभी इतने दिनों तक तो तुम कहते रहे, उसको लालच देते रहे कि नहीं तुमको नाटो का सदस्यता दिला देंगे, तुमको आर्थिक सहायता देते रहे, तुमको सैन्य सहायता देते रहे।
अभी ऐसा क्या हो गया, अब वो भी गुपचुप तरीके से, प्राइवेट तरीके से बात कर रहे हो, गुपचुप तरीके से बात कर रहे हो। समस्या तो तब होती है जब आप कोई बातें करो चोरी चुपके से, लेकिन वो लोगों के सामने आ जाती हैं। अब लोगों के सामने आ गई, इसीलिए समस्या बढ़ गई। आखिर अमेरिका क्या चाह रहा है, क्यों वो कह रहा है अब जेलेस्की से कि आप रूस के साथ संबंधों को पुनः स्थापित करो, नए तरीके से संबंधों को स्थापित करो, जो जो समस्या चल रही है इसका बैठ के निस्तारण निकालो। ये बात अमेरिका ने कही है। इसके पीछे दो मुख्य रीजन है, इसके पीछे दो मुख्य रीजन है। दो मुख्य रीजनों में आप पहला रीजन तो ये देखते हैं कि देखो ये बात है 2000 सॉरी जून की। अभी जून महीने में हुआ ये कि बाइडेन ने जो जेलेस्की हैं उनके साथ फोन पे वार्ता हो रही थी। फोन में वार्ता के दौरान जो जेलेस्की हैं उन्होंने बाइडेन से करीब मान के चलो 1 बिलियन और सहायता, आर्थिक सहायता की मांग की। जब 1 बिलियन अतिरिक्त आर्थिक सहायता की मांग की, वो भी किस लिए, सैन्य सहायता के रूप में। ऐसे में जो बाइडेन महोदय है उनका फोन पे ही गुस्सा फूटा, फोन पे ही गुस्सा फूटा। फोन पे गुस्सा फूटने का कारण क्या था, उसका कारण यह है कि अभी एक नई रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि जो यूएस है, अमेरिका है, मीन्स बाइडेन की सरकार है, बाइडेन सरकार प्रत्यक्ष रूप से जो जेलेस्की है इनको 18 बिलियन के आसपास अमाउंट दे चुके हैं, सहायता कर चुके हैं 18 बिलियन डॉलर के आसपास में। तो ऐसे में आखिर कितनी आर्थिक सहायता इनको दी जाएगी। एक तो समस्या ये है कि जो आर्थिक सहायता दे रहे हैं इसके ऊपर बाइडेन पे लगातार उंगलियां उठ रही हैं, बाइडेन सरकार पे अमेरिका की जनता उंगली उठा रही है कि उसके उत्प्रेरक के रूप में अगर कोई कार्य कर रहा है तो ये व्यक्ति कर रहे हैं। तो ऐसे में इनको अपना पक्ष दिख रहा है। इन्हें कहा भाई देखो अब ऐसा है, जो कुछ भी पीछे हमने किया है उसको भूल जाओ, अभी हम आगे आपको नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे देश में भी समस्याएं हैं, हमारा देश खुद बट रहा है, हम खुद समस्या में हैं। पहली तो बात यह है। दूसरी बात यह है कि अभी आपको पता है कि अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन होने वाला हुआ, सॉरी 8 नवंबर, आज तो 10 नवंबर हो गई, 2 दिन पहले चुनाव होने थे। 2 दिन पहले जब चुनाव होने हैं, मिड टर्म इलेक्शन है, तो ऐसे में आपको पता है कि अगर चुनाव होने हैं अमेरिका में, पार्टी कौन सी है, एक तो डोनाल्ड ट्रंप की है, दूसरा जो बाइडेन की डेमोक्रेटिक है। तो ऐसे में इन दोनों पार्टियों के बीच चुनाव होना, मिड टर्म इलेक्शन क्या होता है, इसका मतलब समझो जैसे होता क्या है कि हमारे यहाँ संसद है, उसी तरीके से अमेरिका में जब आप जाते हैं तो वहां पर कांग्रेस है, मीन्स उनकी संसद को कांग्रेस बोलते हैं। तो जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा होता है, लोकसभा होता है, ठीक उसी तरीके से उनके यहाँ पर जो राज्यसभा है उसको हम लोग सीनेट बोलते हैं, लेकिन जो लोकसभा है उसको हम लोग हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं। ये जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होता है, अब जैसे ये सीनेट है, सीनेट का राज्यसभा की तरीके से 6 वर्ष में चुनाव होता है। इसके अलावा 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में चुने जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष में चुने जाएंगे, मतलब कहने का 33 या 33 के आसपास सदस्य जो हैं चुने जाने हैं। किससे, सीनेट से। इसके अलावा जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है इसकी बात करते हो तो यहाँ पर कुल 435 सीटों के लिए चुनाव होना है। 435 सीटों प्रति 2 वर्ष में होता है, क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव वहां पे फिक्स होता है 4 साल में होना ही होना है। क्योंकि अपने यहाँ, हालांकि वहां भी तुम देखते हो कि जो महाभियोग की प्रक्रिया है, जिस तरीके से हमारे यहाँ आर्टिकल 61 है उसी तरीके से उनके यहाँ भी महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जा सकती है। लेकिन अंतर है दोनों में, अंतर दोनों में यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति पर अगर आपको महाभियोग जैसा कोई प्रस्ताव लेके आना है तो इसके लिए राष्ट्रपति पर गहन कृत्यों का आरोप लगाओ, जैसे राष्ट्रद्रोह जैसे अगर कोई आरोप लगता है तभी आप वहां पे लाए जा सकते हो, नहीं तो फिक्स है कि 4 साल में चुनाव राष्ट्रपति का होता है। इसके अलावा ये जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव होता है, ये सदस्य प्रति 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। तो ऐसे में 33 सदस्य तो यहाँ के 2 वर्ष में चुनते हैं। इसके अलावा 435 सदस्य जो हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के लिए, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। तो यही चुनाव अभी अमेरिका में है। पार्टियां कौन सी सामने हैं, जो बाइडेन, डोनाल्ड ट्रंप। तो इससे क्या होगा, इससे क्या राष्ट्रपति थोड़ी बदल जाएगा, राष्ट्रपति नहीं बदल जाएगा। लेकिन आपको ये भी पता है कि संसद के कार्य क्या होते हैं, जो कांग्रेस है उसका कार्य क्या होगा, संसद का कार्य होता है कानून बनाना। अगर आप 1 मिनट के लिए मान लो कि जो कि अभी है भी कि बाइडेन की जो डेमोक्रेटिक पार्टी है इसके पास सीटें ज्यादा जाती हैं, तो कम से कम कुछ पावर तो इनके हाथ में रहेगी मनमाने ढंग से। अगर मनमाने
ढंग से कोई जो वर्तमान सरकार है, जैसे डेमोक्रेटिक पार्टी जो बाइडेन है, इनके पास अगर सीटें चली जाती हैं तब तो बात ठीक है, सरकार भी इन्हीं के कार्य करते रहेंगे। लेकिन अगर रिपब्लिक पार्टी, जो कि अभी हकीकत में है, फिर सीटें ज़्यादा किसकी निकल रही हैं? रिपब्लिक की, डोनाल्ड ट्रंप की निकल रही हैं। अगर इनकी सीटें निकलती हैं तो एक प्रभाव ये मिल जाएगा, एक आप कह सकते हो कि इनके पक्ष में मत ये चला जाएगा कि ये जब चाहें तब जिस भी जो तुम्हारा कानून का निर्माण किया जा रहा है उस कानून पे अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। इसके अलावा कानून के निर्माण में एक तरीके से जो वैध है या अवैध है इस मुद्दे पर अपना मत अच्छे तरीके से रख सकते हैं, और सरकार को उसके लिए मजबूर भी किया जा सकता है, क्योंकि इसके बगैर तो कानून बनना नहीं है। एक तो बात ये हो गई। पहली बात, 18 बिलियन डॉलर के आसपास हमने यूक्रेन को दे दिया। अब जनता हमसे इस बात का सवाल भी कर रही है कि क्या यूक्रेन में ये सब कब तक चलेगा। दूसरा, ये जो चुनाव है, मिड टर्म चुनाव हो रहा है, इसमें भी दोनों पार्टियों को अपने अपने हित दिख रहे हैं। अब चुनाव हुआ 8 तारीख को, कल नतीजे आने शुरू हुए, आज तक क्लियर हो जाएगा क्या होता है। लेकिन चुनाव में जो सबसे बड़े मुद्दे होते हैं, जो चुनाव के सबसे बड़े मुद्दे होते हैं, देखो अर्थव्यवस्था हो गया, गरीबी हो गया, भुखमरी हो गया, रोजगार हो गया, ये मेन मुद्दे होते हैं। तो इन्हीं मेन मुद्दों पे ध्यान रखते हुए, खासकर ये जो अर्थव्यवस्था है, इस मुद्दे पर ध्यान रखते हुए जो बाइडेन महोदय ने अभी यूक्रेन से कहा था कि आप रूस के साथ अपने संबंधों को पुनः स्थापित करो, उसके पीछे एक मेन रीजन ये हो सकता है कि जो अर्थव्यवस्था का मुद्दा है, क्योंकि आपको चुनाव में नतीजे अपने अपने पक्ष में चाहिए हैं। तो अगर आपको चुनाव में नतीजे अपने पक्ष में चाहिए हैं तो जनता को लुभाना पड़ेगा ना, जनता को अपनी तरफ आकर्षित करना पड़ेगा। कैसे कर सकते हो? चुनावी वादे करके। चुनावी वादे फिर कैसे कर सकते हैं? तो चुनावी वादे आप याद करो 2020 का, 2020 का जिस समय डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन है, इनके बीच चुनाव होना था, उसी समय की घोषणा थी कि साहब हम अफगानिस्तान से किसको, अमेरिका को वापस ला रहे हैं। अफगानिस्तान में जो इतने समय से, मतलब पीछे 20 वर्षों से जो संघर्ष चल रहा है, हम उसको समाप्त कर रहे हैं। क्यों ऐसा कहा था? क्योंकि अमेरिका का जो उद्योगपति वर्ग है, जो अमेरिका में बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनके हित के पक्ष में हमको बात करनी थी। अगर हम बात नहीं करेंगे तो चुनाव में उनका सपोर्ट हमको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो उद्योगपति वर्ग होता है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां चलाते हैं, उनको युद्ध से कोई मतलब नहीं है। चाहे तो किसी देश की जनता हो या जो व्यापारिक वर्ग है, उसको युद्ध से मतलब नहीं होता। उसको क्या है कि शांति ढंग से साहब हमको अपना व्यापार करने दो। वो तो यही चाह रहे थे, यही उनकी मांग भी थी। तो उनके हित की बात करना उस समय भी मजबूरी थी, जो कि किया गया। बीच में चुनाव लड़े, ऐसे वादे किए, उसके बाद हुआ क्या कि वादे करे, वादा पूरा कर दिया, अफगानिस्तान से खुद को बाहर कर लिया, उसके बाद उसकी जगह जो भी हुई, तुम्हारी जगहसाई हुई, उसको होने दो, चुनाव हमने जीत लिया। ठीक है, बात समझ में आती है। अभी क्या है, अभी फिर से वही चुनाव है। अभी अफगानिस्तान में अमेरिका को उत्प्रेरक देश के रूप में देखा जा रहा है। तो ऐसे में हमें फिर से इसी उद्योगपति वर्ग के हित की बात अगर हम नहीं करते हैं तो ये हमसे रूठ जाएगा। तो रूठने दो, काहे इसको मना रहे हो भाई? एक बात ये नहीं समझ में आ रही, ठीक है कि इसके हित की बात आप कर दोगे, ये मान जाएगा, या जो भी आम जनता है उसको लगेगा कि हाँ, युद्ध से बड़ी क्षतियां होती हैं, बड़ी हानियां होती हैं। अब ये जो युद्ध समाप्त हो रहा है, इससे देश में महंगाई भी कंट्रोल की जाएगी, शिक्षा का भी प्रसार हो सकेगा, अर्थव्यवस्था का भी विस्तार होगा, हम मनमाने ढंग से जिस क्षेत्र में चाहेंगे व्यापार भी कर सकते हैं। तो बहुत से लाभ इससे मिल जाएंगे। ठीक, लाभ मिल जाएंगे। तब एक बात बताइए कि जो युद्ध है, फिर अमेरिका युद्ध करता ही क्यों है? जब जनता चाहती नहीं है, बड़ी बड़ी कंपनियां चाहती नहीं, चाहता कौन है? सरकार चाहती है क्या? सरकार चाह ही नहीं सकती। चाहती हैं वो कंपनियां जो हथियार बनाती हैं, जो विश्व में हथियारों को बेचती हैं, हथियारों को सप्लाई करती हैं। वो अगर युद्ध नहीं कराएंगी तो उनका हथियार कौन खरीदेगा? मतलब समझ रहे हो बात को? जो हथियारों की कंपनियां हैं वही युद्ध के लिए सरकार को उत्प्रेरित करती आ रही हैं, और सरकार उन्हीं के व्यक्तिगत लाभों के लिए, उन्हीं कंपनियों को लाभ दिलाने के लिए ऐसी नीतियों पर का पालन करता रहा है। लेकिन अभी जो चुनाव है उसमें अपना पक्ष रखने के लिए, अपने आप को मजबूती से पेश करने के लिए, जनता का अधिक से अधिक समर्थन लेने के लिए चुनावी वादों में इन बातों को शामिल किया गया था। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो बाइडेन महोदय हैं, इन्होंने जेलेंस्की से कहा कि अब साहब जो है तुम उसके साथ बात करो जाके, उसके साथ बात करो जाके,
और रूस के साथ, मतलब रूस के साथ बात करो और उनसे कहो कि हम पुनः संबंधों को फिर से नए तरीके से स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं और जो युद्ध चल रहा है उसमें एक विराम दो, उसमें एक विराम दो। लेकिन इनके कहने मात्र से जेलेंस्की थोड़ी ना मान लेगा, नहीं माना, उसने मना कर दिया। कहा कि देखिए हम रूस के साथ तब तक वार्ता नहीं कर सकते जब तक व्लादिमीर पुतिन वहां की सरकार में बैठे हैं। तब क्या करें, व्लादिमीर पुतिन को जो बाइडेन हटा सकते हैं? नहीं हटा सकते हैं। मतलब कहने का इसने तो स्पष्ट तरीके से मना कर दिया। जिस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये बात कही थी और यूएन में बैठ के विश्व के अत्यधिक देश के नेता भी यही बात मानते थे कि दोनों देशों के बीच अगर कोई भी देश संबंध को सही तरीके से स्थापित कर सकता है तो वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही होंगे। और इस बात को मद्देनजर रखते हुए मोदी ने बाईकाल बात भी की जेलेंस्की से। दोनों के लिए, चाहे बाइडेन के लिए चाहे पीएम मोदी के लिए, जो जेलेंस्की का सवाल जवाब था वो एक ही था कि जब तक व्लादिमीर पुतिन गद्दी में बैठे हुए हैं हमारा रूस के साथ कोई भी समझौता नहीं हो सकता। ये बात उन्होंने मना कर दी है। अभी अब समझने वाली बात यह है कि जो अमेरिका है उसके द्वारा ये जो चाल चली जा रही है, उसके द्वारा जो ये खेल खेले जा रहे हैं, अब क्या क्या जिस तरीके से अफगानिस्तान के साथ हुआ था क्या कुछ वैसा ही हो सकता है इनके साथ भी? मीन्स जो यूक्रेन है उसके साथ भी कुछ ऐसा हो सकता है, क्योंकि वहां भी अमेरिका का ही प्रत्यक्ष रूप से आप कह सकते हो हाथ रहा था। यहाँ भी उत्प्रेरक कौन है? अमेरिका ही है। नाटो को ही तुम सहारा दिए बैठे हो, देते भी हो नहीं, चूतिया बना देते हो उसको, यहाँ तुमको देंगे, नाटो भी नहीं दे रहे हो। तो उत्प्रेरक देश के रूप में वही है। अब अमेरिका तो कह रहा है कि ठीक है वापस आ जाओ, ठीक है ना, वापस आ जाओ, अब वो कार्य ना करो। अब अपना लाभ था इनका। पहली बात तो यह है कि बहुत ज्यादा पैसा फूंक चुके थे। इसके अलावा जो चुनाव था उसके मद्देनजर रखते हुए इनके द्वारा ये वादे किए गए थे। लेकिन क्या अब चुनाव तो खत्म हो गया, चुनाव हो गया पूर्ण, रिजल्ट आज क्लियर हो जाता है। तो फिर क्या, फिर से जो नीति इनके द्वारा अपनाई गई है, इन्होंने जो कहा है जेलेंस्की से, क्या उसी पक्ष पर ये मजबूत रहेंगे या अपनी नीति को बदल देंगे? अगर नीति को बदल देते हैं तब तो जो पुरानी वाली स्थिति है उसमें कोई सुधार होता है या नहीं होता है जानने वाली बात होगी। लेकिन अगर जो ये इनकी नीति अभी इन्होंने अपनाई है, जिसके क्रम में बाइडेन ने जेलेंस्की से कहा है कि संबंधों को पुनः स्थापित करो, बैठ के वार्ता करो, युद्ध विराम दो, तो अगर ऐसी बातें अमेरिका बोलता है तो निश्चित तौर पे ये माना जा सकता है कि जो युद्ध है उसके क्रम में कुछ ना कुछ तो बदलाव होने वाला है, कुछ ना कुछ तो स्थिति में सुधार होने वाला है। क्योंकि एस जयशंकर साहब पहुंच चुके हैं वहां पे, रूस में हैं इस समय, वार्तालाप करेंगे। और वार्तालाप भी विश्व के अत्यधिक देश तो मानते ही हैं कि जयशंकर साहब ही समझौता करा सकते हैं। तो दोनों के बीच उनके द्वारा भी बैठ के समझौता कराने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन अगर अमेरिका इस मुद्दे पर सहमत रहता है, इसी मुद्दे पे लेको आगे बढ़ाता है, तो कहीं ना कहीं ये बात ज़्यादा समय तक चलेगी नहीं। जो रूस और यूक्रेन का युद्ध है ये लंबे समय तक जाने वाला नहीं है। इसमें आने वाले समय में कोई ना कोई विराम होगा, ठीक है ना। बट शर्त क्या है कि दोनों जो इन्होंने वादे किए हैं अपने, जो इन्होंने यूक्रेन से कहा है कि नहीं ऐसा करो कि वार्ता करो, अगर ये बात इसी मत पे अड़े रहते हैं तो कुछ न कुछ नया मोड़ हमको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। ये न्यूज़ आप जो देख रहे हो, ये वाली जो न्यूज़ देख रहे हो, ये है 2020 की, जिस समय वादे किए थे अफगानिस्तान से बाहर निकालने के लिए। चुनाव के बाद खैर नहीं बदले, अगर बदल दिए होते तो स्थिति शायद कुछ और होती। इसी तरीके से जो ये अभी वादे किए गए हैं चुनावी वादे हैं, लेकिन अगर ये वादे ऐसे ही रहे, ना बदले गए, तो स्थिति में बदलाव होना तय है, ठीक है ना। कैसे बदलाव होता है इसके लिए बने रहिए आप लोग टॉपर स्टूडेंट के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।